नमस्कार दोस्तों। मार्चेंट ये ऐसा शब्द है जो हर इंसान के मुंह में होता है, खास करके जब मार्च महीने का एंड हो रहा हो। इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल काम होता है। इस मार्च महीने के एंड समय में ज़्यादातर लोगों को पैसे के लेन देन में काफ़ी दिक्कतें आती है। इन दिनों अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक वाले या फिर कोई भी हो जिसके साथ आपको कोई व्यवहार करना है तो वो आपको मार्च एंड है ऐसा बोल के टालने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो भी इस शब्द का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते ताकि कोई उनसे पैसे न मांग सके। आप में से कई लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या आखिर क्यों इस मार्चेंट कंसेप्ट का इतना जिक्र किया जाता है, और क्या यह सही है कि मार्चेंट इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों इन दिनों लोगों को पैसे के लेन देन में काफ़ी परेशानियां आती है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखना, आप सब समझ जाएंगे। चलिए बिना देरी करे इस दिलचस्प जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, किसी भी बात को जानने से पहले उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बात को जड़ से जानने से कोई भी बात जल्दी समझ जाती है। देखा जाए तो इस पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, जिसे फिस्कल ईयर या बजट ईयर भी कहा जाता है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। साल 1867 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में फाइनेंशियल ईयर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और तब से भारत में इसका पालन किया जाता है। मैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर की कुछ टाइमलाइन की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। पहली टाइमलाइन है प्री इंडिपेंडेंस ईरा। अगर भारत में ब्रिटिश आने से पहले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत की अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम फॉलो की जाती थी। इसमें कुछ रीजन में फाइनेंशियल ईयर भारतीय नववर्ष चैत्र महीने से मतलब मार्च और अप्रैल से शुरू किया जाता था, तो कुछ रीजन में कार्तिक महीने से मतलब अक्टूबर या नवंबर महीने से शुरू किया जाता था। लेकिन भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत के साथ कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर के रूप में अपनाया गया था। दूसरी टाइम लाइन है ब्रिटिश ईरा। साल 1867 में अंग्रेजों ने भारत में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की। इसमें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता। इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया ताकि इंडियन फाइनेंशियल ईयर ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ सके। तीसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भारत आज भी यही फाइनेंशियल ईयर सिस्टम फॉलो करते हैं। भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास की निगरानी के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की और फाइनेंशियल ईयर को प्लानिंग साइकिल के साथ जोड़ दिया। साल 1951 में पहली पंचवार्षिक योजना शुरू हुई, जिसका मेन मोटिव प्राइमरी सेक्टर्स में विकास करना था और इस प्लानिंग साइकिल को फाइनेंशियल ईयर के साथ जोड़ दिया गया। अगर बात करें कि सरकार की इस फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने के बारे में क्या राय है, तो वह जानती है। पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल ईयर को बदलने के बारे में बात हुई है, जिससे भारत में कैलेंडर ईयर के साथ शुरू करने के लिए चर्चा की गई है। इसके पीछे भारत को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की को लाने का विचार है, जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है। लेकिन इसके बारे में अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया और अभी भी भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है। यहाँ पर कुछ कारण है जो बताती है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल से ही क्यों होती है, तो उनके बारे में समझती है। पहला कारण है ब्रिटिश शासन के कारण। भारत पर 150 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का राज था और ब्रिटिश अप्रैल से मार्च के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर मानते थे, जिस कारण आज़ादी के बाद भी इसी रूल को भारत सरकार ने लागू रखा। दूसरा कारण है भारतीय नववर्ष। लगभग अप्रैल के आसपास से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, तो यह कारण भी हो सकता है कि सरकार ने अप्रैल से मार्च तक की फाइनेंशियल सिस्टम को शुरू रखने के बारे में सोचा। तीसरा कारण है एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत देश में अधिकांश सोर्स फसल पर निर्भर है और भारत में टोटल इनकम का एस्टिमेशन फरवरी और मार्च के समय में काटी जाने वाली फसलों पर निर्भर होता है। इस प्रकार इन 2 महीने का पीरियड सरकार को यह अंदाजा देता है रेवेन्यू में कमी या ज्यादा होने वाली है या नहीं। इसलिए यह भी एक मुख्य कारण है कि फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल से मार्च तक लिया जाता है। चौथा कारण है भारत के त्यौहार। भारत में नवरात्रि और दिवाली जैसे मुख्य त्यौहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। उसके तुरंत बाद दिसंबर में क्रिसमस आती है। इन महीनों के दौरान मार्केट में खरीदी और बिक्री ज्यादा मात्रा में होती है, जो इतने हिसाब किताब और लेखा जोखा को टाइम कंज्यूमिंग और क्रिटिकल बनाती है। इस कारण क्लैश से बचने के लिए फाइनेंशियल ईयर का एंड मार्च के महीने में होता है और इन्हीं कारणों से दिसंबर को ईयर एंड करने के बजाय मार्च में एंड किया जाता है। अब अगर आप इस वीडियो के इस टाइमलाइन तक आ गए होंगे तो आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर में क्या काम करने होते हैं, तो इनको पॉइंट वाइज समझती है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के दौरान गवर्नमेंट को देश के फाइनेंस को मैनेज करना होता है, टैक्स जमा करना होता है और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में फंड्स को बांटना होता है। जिसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण एरियाज की बात करें जहां गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है, तो वह एरियाज कुछ ऐसे ही। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे कि रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे के विकास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सरकार हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग इन जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में काफ़ी पैसा खर्च करती है। तीसरा है एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी, फाइनेंस और लोन का लेन देन करती है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा है टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट व्यक्तियों और बिजनेस से टैक्स जमा करती है, जो टैक्स लॉ के बेसिस पर किया जाता है। पांचवें सोशल स्कीम। गवर्नमेंट वंचित समुदायों के बदलाव के लिए अलग अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी लागू कर सकती है। छठवां फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सरकार अन्य देशों के साथ व्यापार समझौताओं पर बात करने और भारत में विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को और भी काम एक फाइनेंशियल ईयर में करने होते हैं, जैसे कि बजट प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, अप्लाइंग फाइनेंशियल पॉलिसी,
पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन जैसे और काम सरकार को करने होते। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मार्च एंड में ट्रांजैक्शन और पैसों की इतनी परेशानियाँ क्यों होती है वो जानते। भारत में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है, तो कई भारतीय व्यवसायों को इस समय के दौरान अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना होता है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के कारण करेंसी और रेवेन्यू की परेशानियां तैयार होती है, जो कैश फ्लो को प्रभावित करती है। इसके अलावा व्यक्ति और बिजनेस को टैक्स पे करने का या अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है, जो एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावा अगर किसी पर टैक्स है तो उन्हें टैक्स पे करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसकी कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। इसके अलावा कंपनियों को मार्च एंड में शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स देना होता है। कुल मिला के मार्च एंड में गवर्नमेंट, पब्लिक, बिजनेसमैन और हर व्यक्ति जिसका पैसों का व्यवहार होता है उसे गवर्नमेंट को मैनेज करना होता है। मतलब पूरे साल का लेखा जोखा इसी समय में किया जाता है, जिससे पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इस कारण आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति इस मार्च एंड के समय में बिजी रहता है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं जहाँ अप्रैल टू मार्च इस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है, बल्कि कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग और जापान, इन देशों में भी इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के फाइनेंशियल ईयर का इतिहास, कारण और कुछ गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।